गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एडवर्ब के मैं आज को आपको एडवर्ब के चैप्टर करा रहा हूँ। 3 पार्ट मैंने पहले कराए थे और लास्ट जो मेरे खिलाफ हमने किया था शायद वो आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर थे। मैं थोड़ा प्लेस, पोजीशन और लोकेशन के पर आपको बताता हूँ। आपको ये पता होनी चाहिए वर्ड्स जो हैं मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दीज वर्ड्स डिनोट प्लेस, पोजीशन एंड लोकेशन। ये जनरली अगर आप वर्ब के बारे में सवाल पूछोगे तो ये वेयर के और इन या एट वर्ड प्लेस के जवाब होते हैं। किसके जवाब होते हैं? आंसर वेयर और एट या इन वर्ड प्लेस। वर्ड प्लेस जगह पूछ रहा हूँ ना आप, ऐसे ये वर्ड लिख लो फटाफट आप। ये जितने भी आपके ये हैं आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे अबोर्ड है, अबोर्ड है, ठीक है। मैं कुछ आपको बाद में सेंटेंस दे दूंगा, पहले एक बार लिख लो आप। अबोर्ड भी है और अब्रोड भी है, ये दोनों एडवर्ब है। डिसाइड है, ठीक है। इंडोर्स है, ओवर है, अबव है, बियॉन्ड है। ये सब वर्ड्स तो आपको याद करने हैं, ठीक है। इनसाइड है, इनसाइड वेयर का जवाब हो जाएगा। राउंड है, क्लोज है, समवेयर है, अहेड है, डाउन है, लो है। फिर दिशाओं के सब लिख रहा, साउथ वर्ड, नॉर्थ वर्ड, अलोफ्ट है। फिर ये स्टेज वाले भी सब लिखना, सब है। सब क्या है? दो ही तो हैं, डाउन स्टेज, अप स्टेज, ठीक है। मिडवे, देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नियर बाई, ठीक है। फार, नोवेयर, अप डाउन, सब इसमें आ जाएंगे। बिलो, इन, सारे एडवर्ब्स हैं। बिलो है, इन है, आउटसाइड है, वर्ल्ड वाइड है। मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को, है ना। और जैसे अगर मैं लिखूं कि यहाँ पर आपका हेयर, मैंने लिखा नहीं इसमें, लेकिन हेयर भी आपका एडवर्ब है। लेकिन ये आपने कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में, तो वो फिर आपका एडवर्ब ही है वो, इसमें देयर इज नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप पता होना चाहिए ज़्यादातर जो है लिंकिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब्स नहीं आते हैं मैनर के, ठीक है ना। प्लेस के कभी कभी आ जाते हैं, जैसे ही इज हियर जो आपको हो गया ही इज हियर, तो वो जगह बता रहे हैं उसको। ही इज देयर, ही इज अप, ही इज डाउन, ही इज अपस्टेयर्स, ही इज डाउनस्टेयर्स, ठीक है। आपका एयर इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। तो ये कुछ सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। और जैसे अगर मैं आपको कहूँ, और ये लेकिन ये सारे एडवर्ब आपको वर्ब को क्वालिफाई करने इनसे कैसे, जैसे अगर मैं आपको कहूँ ही रैन या दे रैन अपस्टेयर्स, दे रैन आउटडोर्स, व्हेन दे हर्ड अ ब्लास्ट, उन्होंने ब्लास्ट सुना सब बाहर की तरफ भागे। अब आपको कोई पूछेगा आउटडोर्स क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ भागे? वेयर, रैन वेयर, वेयर डिड दे रन, तो उसका वेयर का जवाब हो गया आउटडोर्स, ठीक है। दे वर स्विमिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम भी कह सकते हो। तो कैसे तैर रहे थे वो? इस स्ट्रीम के बहने की उल्टी दशा में, तो अपस्ट्रीम हो गया, उसके साथ ही हो रहे थे। तो ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। इफ आई से द रेबल लीडर वेंट अंडरग्राउंड, ठीक है, एंड द पुलिस tried to arrest him,
ये सब हमको, मेरे कहने वाला है आपको इनको प्रयोग में आपको आना चाहिए, बस ये है मेन तो, ठीक है। और बाकी रूल जो मैंने पहले बताया था आपको अपने ध्यान रखना है, वो मैंने आपको मैनर बताया था कि एक से ज़्यादा हो तो मैनर, प्लेस और टाइम के हिसाब से आपने उनका इस्तेमाल करना है सीक्वेंस में, MPT। और खूब सारे सेंटेंस बनाओ, इसमें मेन चीज़ यही बच्चों, और एग्जाम में आपके तभी काम आएंगे जब आपकी ये सेंटेंस जवान, आप हर एक का, आप नियर बाई है तो उसको आपके मुंह पे सेंटेंस होना चाहिए। सवाल पूछो किसी से, इज देयर अ गुड स्कूल नियर बाई, इज देयर गुड हॉस्पिटल नियर बाई, ठीक है। तो ये नियर बाई आपका प्लेस का हो जाएगा। एयर हॉस्टेस welcomed us aboard the plane। तो aboard the plane भी जब हम प्लेन में चढ़े तो उन्होंने हमारा स्वागत किया कि आओ आप प्लेन में बैठो अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग आपको आना चाहिए। बच्चों की माँ ने उनको आवाज़ दी, बच्चों को बारिश हो रही है, you should play indoors, it is raining outside। खूब सारे सेंटेंस बनाओ, और क्या करना है इसमें इंग्लिश में, प्ले इंडोर्स, इट इज रेनिंग आउटसाइड। बल्कि इसमें कॉमा की जगह सेमीकोलन लगाइए, क्योंकि बीच में कोई कंजक्शन नहीं लगाया ना, ये भी आपको थोड़ा बहुत आने चाहिए, ठीक है। इनका प्रयोग करो। दूसरे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। मैं वर्ड लिखा देता हूँ आपको, और जब इनका प्रयोग अच्छी तरह से आ जाएगा आपको तो फिर आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। और तब तक अगर जब इनका प्रयोग ही नहीं आएगा आपको तो फिर क्या फ़ायदा हो गया, ठीक है। ये जो आपके एडवर्ब्स हैं टाइम के, फ्रीक्वेंसी के, ड्यूरेशन के, ठीक है, ये बताते हैं। टाइम का तो आपको पता है व्हेन का जवाब है, ठीक है, या एट व्हाट टाइम का आपने पूछा किसी को। फ्रीक्वेंसी पूछता है हाउ ऑफन से, फ्रीक्वेंसी समझते हैं ना, बारंबार तक कितनी बार आप जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो देयर, हाउ ऑफन, तो हाउ ऑफन का जवाब होता है आपका। और ड्यूरेशन है तो फॉर हाउ लॉन्ग। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, सारी इंग्लिश कॉमन सेंस पे ही होता है। या एट व्हाट इंटरवल्स, इसके जवाब होते हैं। अब मैं आपको इनको कुछ को जो कॉमनली यूज होते हैं उनको मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे आफ्टर है, फॉर एवर है, फॉर एवर। अब किसी ने कहा ये लेफ्ट जोधपुर फॉर एवर, क्या सवाल बनेगा, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही लेफ्ट जोधपुर, तो आपने जवाब दिया फॉर एवर, फॉर एडवर्ब हो गया आपको। नाउ, सिंस, अगेन, ये कुछ ही हैं आपको जो दे रहा हूँ आपको। आजकल तो नाउ ए डेज हो गया, नाउ ए डेज को एक साथ लिखा करो, इसको अलग अलग नहीं लिखना, नाउ अलग, ये अलग, ये ऐसे नहीं लिखना है आपका, ठीक है ना। समटाइम्स, गो, फ्रीक्वेंटली, अब इसमें बड़ी फ्रीक्वेंटली है, ओकेजनली, कभी कभार, है ना। देन, ऑलरेडी, ठीक है, ये ट्वाइस, थ्राइस, सब 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, वंस टुडे, मंथली, ईयरली। एक लिखाओगे तो बाकी सब अपने आप आ जानी चाहिए, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ मंथली, 6 मंथली, ठीक है। ये सारे, और इसमें ऐड कर दो सेल्डम भी, ठीक है। सेल्डम आपको पता है नेगेटिव है, इनका प्रयोग में बाद में आपको इसमें इन्वर्जन भी होता है, तो इसका छोटा सा चैप्टर बना के आपको करा दूंगा। तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है बच्चों, हल्का फुल्का पढ़ के काम नहीं चलता है। सेल्डम, और ये अपने आप में नेगेटिव ध्यान रखना बच्चों, सी सेल्डम टॉक्स टू मी, ये नेगेटिव होता है। हिंदी में कभी इसको बोल देते हैं कभी कभार, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग नेगेटिव है। इसका मतलब सी डज नॉट टॉक टू मी, है ना। और सेल्डम में एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सेल्डम को अगर सेंटेंस शुरू करते हो तो हेल्प मी को इन्वर्ट करना पड़ता है। इसको कैसे करोगे, सेल्डम डज शी
टॉक टू मी, ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं कहना सेल्डम सी टॉक्स टू मी, गलत हो जाएगा, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो जितने भी आपके नेगेटिव एडवर्ब्स हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हिंदी में दिए गए अर्थों का काम आ जाता है, जैसे सेल्डम हम हिंदी में कहते हैं कभी कभार, इंग्लिश में इसका अर्थ भी कभी कभार ही वैसे देखा जाए तो, लेकिन इतना कम है कि वो ना के बराबर है, आना जाना कुछ भी आपका। इसलिए इसके जो जोड़े बनते हैं ना उनको समझना आपने। इसका एक जोड़ा बनता है सेल्डम और नेवर, इसका जोड़ा ध्यान रखना आप। इसका एक जोड़ा बनता है सेल्डम इफ एवर। अब इसको थोड़ा आपको समझना है। अगर मैं आपको को यहाँ कभी कभार आता है या आता ही नहीं है तो आप क्या कहोगे, ही सेल्डम। अब देखो ये एडवर्ब टाइम कहाँ आ रहा है, ठीक है ना, वर्ब से पहले, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ही सेल्डम कम्स हियर, ही सेल्डम और नेवर कम्स हियर। इसका मतलब क्या हुआ, वो कभी कभार आता है या आता ही नहीं है। और सेल्डम इफ एवर का अर्थ क्या हो जाता है पता है आपको, इसका अर्थ हो जाता है कि या तो वो अगर आता भी है तो फिर वो कभी कभार है, मतलब ना के बराबर है। तो कैसे कहोगे, ध्यान रखिए, जोड़ों का ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ आपको। एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो टीचर आपको कोशिश करके बताने की कोशिश करता है, ठीक है। सेंटेंस बना के क्या फर्क पड़ेगा, देखो आप, ही सेल्डम इफ एवर, ठीक है ना आपका, गोज़ देयर। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब सेल्डम के साथ में इफ एवर लगाना, ध्यान रखना। इसका अर्थ ये हो जाता है कि वो वहाँ जाते ही नहीं, अगर जाता भी है, ये नीचे वाले का अर्थ ये है, ही सेल्डम इफ एवर गोज़ देयर। अगर वो कभी जाता भी है तो ना के बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ऊपर के सेंटेंस का अर्थ क्या है, ही सेल्डम और नेवर कम्स हियर। इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना आपका, या तो वो कभी कभार यहाँ आता है या कभी ही नहीं आता है। तो ये जोड़े मैंने बता दिए आपको, इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका प्लेस क्या है देख लो आप, वर्ब से पहले। एक्चुअली क्या है इनकी जो जगह है उनको अगर याद रखने का कोशिश करोगे तो कहाँ तक याद करोगे आप। इसलिए आपने सेंटेंस बनाने, सेंटेंस जब जबान में चढ़ जाते हैं कभी गलत नहीं होते हो, और कई तो हमारे जबान पे ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से दूसरों को सीख लो आप। जैसे आपने कहा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो ऑलवेज क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का है ना, तो कहाँ है, वर्ब से पहले। अभी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना, कि जब हेल्पिंग वर्ब हो, ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट आता है, ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा देरी से आता है। तो इसमें आपके ये ऑलवेज कहाँ आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। वैसे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है ये, एक्चुअली आपका ये जो आपका इसमें मेन वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है, और हमेशा लेट होता है, ही इज ऑलवेज लेट। तो इनको बोलते रहने से सब पता लग जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी जो है आपका, जैसे यस्टरडे वगैरह हैं, टाइम के हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे, कल मैं बैंक गया, दवा मैंने लगाया बैंक के लिए क्योंकि ये पर्टिकुलर बैंक है, वही बैंक है जहाँ अक्सर मैं जाता हूँ। आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे। अब कल्पना करो आप कि यस्टरडे और कहाँ लगा सकते हो आप। ये सेंटेंस का शुरुआत में लग सकता है लेकिन बीच में नहीं लग सकता, ही बड़ा अटपटा लगेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इनको आप जब सेंटेंस को बोलोगे तो जबान पे चढ़ जाएंगे। रूल याद करते रहोगे तो फिर कभी कभी होगा नहीं आपका। आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ना आपका आई यस्टरडे, आप जो जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलता है वो ओके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, आप ठीक ही तो है, आई यस्टरडे वेंट टू बैंक, उसको ये अटपटा नहीं लगेगा। लेकिन जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उनको अटपटा लगेगा कि ये जगह ठीक नहीं है। आई यस्टरडे वेंट टू द बैंक डज नॉट मेक एनी सेंस। आई वेंट टू द बैंक यस्टरडे, और या फिर यस्टरडे से सेंटेंस शुरू कर सकते हो। इन दैट केस कॉमा लगानी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको जबान पे चढ़ाओ। अगर जबान पे नहीं चढ़ा पाओगे, अब इसी तरह से यस्टरडे है तो टुमारो भी ऐसे होगा, टुडे भी ऐसे होगा, ठीक है ना। माई फादर इज कमिंग टुडे,
एंड टुडे कॉमा माय फादर इज कमिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। और जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं आपके, एक एक दो सेंटेंस को पकड़ लो। अब मैंने अगर आपको कहूँ कि ये जो मैगजीन है ये ईयरली पब्लिश होती है, अब मैंने कहाँ लगाया ये, इसको गौर से देखो, 2-4 सेंटेंस बना के बोल दो। दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड, अभी ईयरली वर्ड लास्ट में ही आएगा और कहीं आ ही नहीं सकता, ये तो सेंटेंस की शुरुआत में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो सेंटेंस बना के बच्चों उनको बोला करो आपका, ठीक है। आई पे माई रेंट मंथली, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ईयरली क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। आप ये फ्रीक्वेंसी का है, तो कहाँ आए, सेंटेंस के अंत में, तो जितने फ्रीक्वेंसी के अंत में ही आएंगे सारे आप। हाउ डू यू पे योर रेंट, मंथली और ईयरली, बहुत सारे लोग हैं साल के एक साथ दे देते हैं, बात कह रहा हूँ। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट में लगाओ आपका। आई पे माई रेंट कैसे दे दो, मंथली, एनुअली, हाफ आपने क्या कहते हैं आपका 6 मंथली, 6 महीने के एक साथ दे देते हैं लोग आप कई बार। आप तो इन सेंटेंस को आप बोलिए आप। जैसे ऑलरेडी भी आपका एडो फ्रीक्वेंसी है, ये इनडेफिनेट पीरियड बताते हैं, ये तो डेफिनेट है, मंथली, बाई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, है ना आपका, क्वार्टरली। लेकिन ऑलरेडी इफ आई से यस यस ऑलरेडी कम, तो आपको ये नियम नहीं रटना है, ये हैज ऑलरेडी कम, फिर आपको पता लगेगा, ये याद करो कि आपका यार ये वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले, ये बकवास है, ये काम करनी है। अभी सेंटेंस को बोलो, यस ऑलरेडी गॉन, यस ऑलरेडी गॉन, है ना, तो आपकी जबान पे चढ़ जाएगा और पता लग जाएगा मेन वर्ब से पहले लगता है ये ऑलरेडी, है ना। इफ ऐसे ही एट लास्ट भी आपका एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट टाइम है। ही एट लास्ट केम टू मी एंड सेड सॉरी। आप खुद ही अंदाजा लगाओ, इसका मीनिंग भी आपने समझना है, और पढ़ना भी है, पढ़ते भी नहीं, मुँह भी नहीं पढ़ते तब गड़बड़ होती है, ये कह रहा मैं आपसे, है ना। तो आखिर वो मेरे पास में आया और उसने मेरे को सॉरी बोला। अब मुझे बताओ, जो एट लास्ट आपका एडवर्ब है, एडवर्ब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, अदरवाइज जरूरत है नहीं इसकी, केम टू मी एंड सेड सॉरी। लेकिन अगर आपने कहना आखिर में वो मेरे पास में आया, मतलब आप इंतजार कर रहे थे आ जाए कल, लेकिन आया नहीं, और लोगों शायद बोल भी रहा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने कहा जब वो आ गया तो आपने कहा ही एट लास्ट। अब मुझे बताओ और कहाँ लगा सकते हैं उसको, ही एट लास्ट केम टू मी, ही केम टू मी एट लास्ट नहीं। किसी भी मॉडिफायर, एडवर्ब आपका मॉडिफायर है, ठीक है, एडजेक्टिव्स मैडम मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर्स का बेसिक नेम होता है, जो जहाँ तक कोशिश हो सके, ठीक है, उस मॉडिफायर को, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है उसके नज़दीक रखा जाए। तो ये वर्ब को तो कर रहा है कि आखिर में वो मेरे पास में आया, वर्ब को कर रहा है ना आने के लिए, तो आपको एट लास्ट कहाँ लगाना है, फिर इसके वर्ब के पास ही लगाना है। ये बेसिक सेंस ये समझना अच्छा है। तो ही एट लास्ट केम टू मी एंड सेड सॉरी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कि जितने मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ये है, या कोई फ्रेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, वो सारे हमेशा जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करते हैं उसके पास होने चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपने याद रखना है। और सेंटेंस को बोलो, इसमें एट लास्ट और कहीं नहीं लगा सकते आप, ठीक है। कहाँ तक रटते रहोगे, यहाँ लगेगा वो लगेगा, सब बोलो सेंटेंस को आपका। इज नॉट वर्किंग नाउ डेज, आजकल काम नहीं कर रहा है। अब मुझे बता नाउ डेज को कहाँ लगाओगे इसके अलावा, इज नॉट वर्किंग नाउ डेज, ठीक है। हाँ, नाउ डेज को शुरू कर सकते हो, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, नाउ डेज, ये भी आपका आना चाहिए, कॉमा लगाओ, फिर आगे लिख दो इज नॉट वर्किंग। ये बच्चों आपको बोलने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और कई ऐसे हैं जिनको कई जगह लगा सकता है। मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, जैसे रिसेंटली है, इफ आई से आई वेंट टू दिल्ली रिसेंटली,
अगर ये एडवर्ब्स इतनी बार बोले जाएं कि लैंग्वेज रूप में आपको जबान में चढ़ जाए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब रिसेंटली वर्ड को कई जगह लगा सकते हो आप। ये सेंटेंस का अंत में लगाया मैंने, मैं इसको वर्ब से पहले भी लगा सकता हूँ क्योंकि रिसेंटली एक्चुअली उसको क्वालिफाई कर रहा है, दोनों को, दिल्ली को भी कर रहा है, जाने को भी कर रहा है। आई रिसेंटली वेंट टू दिल्ली, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो हर एक चीज़ को कैसे कोई नियम थोड़ी है यहाँ लगाना है, उनको समझना आपने कि अंग्रेज जिनकी भाषा है वो कैसे बोलते हैं इसको। और रिसेंटली शुरू में लगा सकते हो, रिसेंटली आई वेंट टू दिल्ली। अब रिसेंटली वर्ड को सब जगह लगा दो आप। तो ये सब चीज़ें सेंटेंस को बोलना है। इससे मैं आपको एक एक दो दो उदाहरण दे रहा हूँ तो आपके अब जान पे छुट जाए। जैसे आपका लेट है, अर्ली है, तो उसको सेंटेंस के अंत में लगता है, तो इन सेंटेंस को आपने बोलना है 2-3 बार। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि नॉवल को बड़ा करो। ये अखबार पढ़ के नहीं आता है, अखबार वोकैब के लिए अच्छी है, दूसरी चीज़ों के लिए अच्छी है। तो ये तो अखबार थोड़ी होगा आपका जैसे कि लेट है, रिसेंटली है, कहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नॉवल में तो खूब मिलेगा आपको। सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए आपका। वी अराइव एट द एयरपोर्ट लेट एंड मिस द फ्लाइट। तो लेट कहाँ लगाया आपने? लेट से आपके सेंटेंस के लास्ट में लगाया है मैंने। मतलब ये सेंटेंस, ये क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट वी है, वी मिस द फ्लाइट। तो ये सेकंड क्लॉज है, ये आपने समझना है। लेकिन ये आपको मैंने कहाँ लगाया है? क्लॉज के बाद में। वी अराइव्ड, ठीक है ना आपका, एट द एयरपोर्ट लेट एंड मिस द बस। ठीक है। और कहीं आप गए और आपने कहा यार कोई आया नहीं अभी तक, हम लोग, मुझे लग रहा हम बहुत जल्दी आ गए हैं, तो वी हैव कम अर्ली। कोई दिख नहीं रहा है, इस सेंटेंस को बोलो, बोलते रहो, आप सब आ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब एक सेंटेंस गौर से देखो आप, सी इज रेयरली अवेलेबल इन ऑफिस। इसको थोड़ा देख के मुझे बताना आप, इसमें कोई वर्ब नहीं है, केवल आपका इज है, इज आपकी मेन वर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। अब मुझे बताओ ये रेयरली किसको क्वालिफाई कर रहा है? अवेलेबल को। और अवेलेबल क्या है? एडजेक्टिव है ना आपका, तो वर्ब तो है नहीं, तो आपको ये जो रेयरली वर्ड है इसे अवेलेबल के साथ ही लगाना पड़ेगा। अब ये लास्ट में नहीं लगा सकते। सी इज अवेलेबल इन हर ऑफिस रेयरली, यू कैनॉट से दैट। भाई बोलचाल की भाषा में बोले बोल दो, लेकिन अगर आपकी भाषा बिल्कुल सही है तो आपने ये समझ के लगाना है कि रेयरली आपका क्या है? एडवर्ब है। रेयर क्या है? एडजेक्टिव है, रेयरली आपका एडवर्ब है। ठीक है आपको, इट इज़ अ रेयर मेटल, कोई भी यूरेनियम वगैरह। तो अब मुझे बताओ आप क्या रेयरली, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी मॉडिफायर होता है, उस मॉडिफायर को, उस वर्ड को, उस वर्ड के, जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके पास रखा जाना चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे लिखा कि सी इज़ अवेलेबल, अब ध्यान से करना ये इनर ऑफिस रेयरली, तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। दिस इज रॉन्ग। रेयरली ऑफिस को तो क्वालिफाई कर नहीं सकता, क्यों? रेयरली तो एडवर्ब है और ऑफिस तो नाउन है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो रेयरली केवल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब क्यों? वर्ब तो है नहीं इसमें आपका। तो आई होप कि आपको समझ आ गया। तो ऐसी छोटी चीज़ों पे अपने ध्यान देना है। ठीक है, कि टीचर क्या बता रहा है आपको, कैसे समझा रहा है, उसको ध्यान रखो आप। आई होप कि ये सब कुछ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। अगर एग्ज़ाम मुझे कोई दे बनाने के लिए तो ये मैं सेंटेंस पक्का दूंगा, सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में। नहीं तो क्या बच्चे पढ़ते हैं नहीं, तो मर्जी जहाँ वो उसको एडवर्ब को शेप देते हैं। यहाँ आपको रेयरली वर्ड को अवेलेबल के साथ ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज रेयरली इज एन एडवर्ब। और ये कोई प्लेस का हो, ही शी इज हियर, शी इज देयर, शी इज डाउन, से तो हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, जैसे आपने कहा शी रेयरली कम्स हियर, शी रेयरली कम्स हियर, तो बिल्कुल ठीक है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और रेयरली आती है, इसका मतलब वो बहुत कम आती है, बहुत कम यहाँ आती है। रेयरली वर्ड
कम को क्वालिफाई कर रहा है क्योंकि इसमें आपके लेक्सिकल वर्ब है। ऊपर के सेंटेंस में आपका रेयरली एडवर्ब है लेकिन कोई वर्ब है नहीं, वो इज आपके लिंकिंग वर्ब है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ठीक है ना, वो कभी इसको क्वालिफाई नहीं करता, ध्यान रखना। लेट, शी केम लेट, उदाहरण देखो आप बच्चों, शी केम लेट अभी एडवर्ब है, एंड शी इज लेट, ये लेट आपका एडजेक्टिव है। इसलिए मैंने आपको ऊपर वर्ड भी कराए थे, इन वर्ड को भी देखो, ये सब चीज़ें टीचर बताता अपनी तरफ से, कोशिश तो करता है। अब तुम पकड़ पाओ तो समझ पाओगे। मेरी बात सुनिए बच्चों, शी इज लेट में लेट आपका एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव, और ये क्या है, ये एडवर्ब है। चूंकि एडवर्ब है ठीक है ना, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब ये याद करना कि भाई सॉरी, तो ये तो कोई जमने वाली बात नहीं है, अब बोलना पड़ेगा इसको। और ऐसे लेट को बीच में लगा तो सी लेट केम अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ें होती हैं, बोलते रहा करो, अपने आप आ जाएगा सारा सब कुछ आपको। इसलिए इंग्लिश बच्चों को बोलते रहना चाहिए, ठीक है, लिखते रहना चाहिए कन्वर्सेशन में, कभी कमेंट्स में सर लिख दिया करो। मैं कई बार ठीक भी करता हूँ लोगों को कि भाई आपने गलत लिखा है, ऐसे कभी मैं करूँ तो उसका आपने बुरा नहीं मानना, ठीक है। टीचर का काम सुधारना होता है ना, जो उसको आता है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्या करें, कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है, ठीक है ना। जैसे अकेजनली है, अब ये ऐसे नियम बने हुए हैं, ये हमने नहीं बनाए, अंग्रेजों के बने हुए नियम है। अकेजनली कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस की शुरुआत में, वर्ब से पहले, ठीक है, और सेंटेंस के अंत में। देखो इसको पता होना चाहिए ना, ये सी अकेजनली, ठीक है। आप बहुत शुद्ध सिनेमा पिक्चर कभी कभी जाती है वो, ये मैंने कहाँ लगाया, वर्ब से पहले, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको शुरुआत में लगा सकता हूँ अकेजनली, फिर मेरे को कॉमा लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। शी गोज़ टू द सिनेमा, द सिनेमा मीन्स थिएटर। और सेंटेंस अंत में भी लिख सकते हो, सी गोज़ टू द सिनेमा अकेजनली। तो ये बोलने ही पड़ेंगे बच्चों, तभी आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, मैं बोलता हूँ चलो। और ये जो नेवर वगैरह वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इनको भी अपने ध्यान रखना है। नेवर सेंटेंस की शुरुआत में आ सकता है, ठीक है। ये नेवर की एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर सेंटेंस बच्चों इंपेरेटिव है तो नेवर पहले ही आता हमेशा। क्यों, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो नेवर हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब से, तो नेवर कहाँ लगाओगे, नेवर तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वो एडवर्ब है, ठीक है। तो नेवर, ठीक है ना, आपको टॉक टू हर, नेवर टॉक टू हर, तो आपको इसको शुरू में लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव है। बात समझ आई। अदरवाइज नेवर हमेशा वर्ब के साथ आता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको ही नेवर मेंशन योर नेम, तुमने कभी नाम नहीं लिया, कहाँ है नेवर वर्ब से पहले। और इस ऐसे सेंटेंस में कि जिसमें नेवर वर्ब से पहले आ सकता हो, आप उस सेंटेंस में भी नेवर से सेंटेंस शुरू कर सकते हो, लेकिन फिर हेल्प मी वर्ब को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेंशन को तोड़ना पड़ेगा, डिड प्लस मेंशन में आपको बोलना पड़ेगा नेवर डिड ही मेंशन योर नेम। ये कहलाता है इन्वर्जन, ये इन्वर्जन हो गया हेल्प मी वर्ब का, टेक्निकली कहते हैं इसको इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी। इसका तो मैं चैप्टर आपको अलग से कराऊंगा, लेकिन यहाँ ये बता देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो नेवर उसके आगे लगाओगे आप। कोई भी आपका एडवर्ब है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव तो वर्ब से पहले लगाना पड़ेगा आप, जनरली टाइम के, है ना। अच्छा, इस सेंटेंस को देखो बच्चों थोड़ा सा, ये सेंटेंस में क्या है, इसमें क्या चीज़ है। आई वॉज नेवर टू गुड एट मैथ्स, मैं कभी भी मैथ्स में अच्छा नहीं था,
इस सेंटेंस को एनालाइज करो और फिर आपको पता लगेगा कि सर ने अभी तक कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। तो ये नेवर वाज के लिए थोड़ी है, हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ी है, किसके लिए है ये? तो इसको एनालाइज करके देखो, आपका गुड आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ रखा है टू, और एक और एडवर्ब उस एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, वो नेवर। पता नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें थोड़ा सा बारीकी से देखनी है, समझनी है और पढ़ते रहना है। नॉवेल्स वगैरह आपको पढ़ते रहना है, मैगजीन्स हैं, पढ़ते रहना है, क्योंकि ऐसे ये चीज़ें आपको अखबार में नहीं मिलती। आई वॉज नेवर टू गुड एट मैथ्स, ठीक है। तो इसको समझना है आपने। मैथ्स आपका एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है। गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। गुड एट फ्रेज बनता है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग तो वो आप काम अच्छी तरह से कर पाते हो। टू आपका एडवर्ब है, ठीक है, और नेवर भी आपका एडवर्ब है। तो बिल्कुल, तो नेवर वर्ब के साथ में भी आ सकता है। इसमें नेवर का और वाज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेवर का रिलेशनशिप टू से है और नेवर टू का रिलेशनशिप गुड से है। आई वॉज नेवर टू गुड एट मैथ्स, इसका मतलब बहुत अच्छा मैं मैथ्स में नहीं रहा हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस को देखो बच्चों, आपका ऑलवेज वाले को, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सेल फोन। ये ठीक है। वर्ब से पहले आया ऑलवेज, आपका फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है ना। लेक्सिकल वर्ब है इसमें कॉन्टैक्ट। अब मैं एक सेंटेंस देता हूँ, उसको लेक्सिकल है ही नहीं आपको। ही हैज़ ऑलवेज बीन लॉयल टू हिज बॉस। तो अब ये नियम हो गया कि अगर उसमें, और बहुत कॉमन है ही, देखो बच्चों, अगर केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, मैं हेल्पिंग वर्ब समझ गए। जैसे अगर मैं आपको ही हैज़ अ डॉग, इसमें हैज़ आपका मेन वर्ब है, लेकिन लेक्सिकल वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस लेक्सिकल वर्ब है ही नहीं आपका। ये सेंटेंस तो हैज़ बीन से बना हुआ है, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो, हैज़ और बीन, तो आपने पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसको ऑलवेज को लगाना है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आप ही हैज़ ऑलवेज बीन लॉयल टू हिज बॉस, ही हैज़ ऑलवेज बीन, यू नो, हेल्पफुल टू मी, ही हैज़ ऑलवेज बीन माय फ्रेंड, हमेशा मेरा फ्रेंड रहा है, ठीक है। ये छोटी चीज़ें आपकी हैं। ऑफन जो है आपका, ऑफन आपका इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी का वर्ड है ऑफन। तो पर्टिकुलर पूछना हाउ ऑफन, है ना। ऑफन का प्रयोग कैसे करते हैं आपका? इफ आई से वर्ब से पहले, ही ऑफन कम्स टू माय हाउस, घर पे कभी कभी आते हैं, कभी नहीं कहना बल्कि ज़्यादा आता है, काफ़ी आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जब एम्फेसिस के लिए, मतलब अपनी बात पे अगर आपने स्ट्रेस करना हो या बल डालना हो, तो इसके साथ में अपन ऑफन के साथ में क्वाइट और वेरी का प्रयोग करते हैं। क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन। तो इससे क्या हो गया? आप अपनी बात पे बल डाल रहे हो, एम्फेसिस डाल रहे हो। तो ऐसे में इस वेरी ऑफन को और क्वाइट ऑफन को सेंटेंस के शुरुआत में, जैसे जनरली कहाँ आएगा? ये वर्ब से पहले, ही ऑफन कम्स टू माय हाउस, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, ठीक है ना। ही ऑफन टॉक्स टू हिम, ठीक है। लेकिन अगर एम्फेसिस के लिए इनके साथ में क्या लगाते हैं? क्वाइट लगाते हैं या वेरी ऑफन। क्वाइट का वेरी ऑफन का प्रयोग अपन तब करते हैं जब आपने अपनी बात पे बल डालना हो। अगर आपने बल डालना हो तब आपने इनको सेंटेंस के शुरुआत में लगाना है, बीच में या कहीं और नहीं आएगा, वर्ब से पहले नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्वाइट ऑफन, ठीक है ना। वी गो टू द पार्क विद आवर डॉग, क्वाइट ऑफन, ठीक है। तो सेंटेंस के शुरुआत में लगाओ, विद आर है और नहीं, विद आर डॉग जनरली, ठीक है। तो ये थे आपके फ्रीक्वेंसी के टाइम। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। एडवर्ब्स ऑफ, ठीक है,
ये क्या हो गया? अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ. हाँ, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी. अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़े तो ये एडवर्ब का चैप्टर इंग्लिश को अच्छा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आते हैं इस पे, लेकिन मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं तो सब पढ़ाऊंगा. डिग्री और इंटेंसिटी क्या मतलब होता है? ये ऐसे सवाल का जवाब था, हाउ और हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, ये इनका जवाब होता है. तो इसमें मैं लिख दूं भले आपका, इनके जवाब हैं. किसके? आपके हाउ का. हाउ, हाउ मच, तो इसे बनेगा ना डिग्री. हाउ, हाउ मच और टू व्हाट डिग्री. टू व्हाट डिग्री डू यू हेट हिम, टू लव हिम, व्हाटएवर, यू नो. आई एब्सोल्युटली लव हिम. तो अगर ये एब्सोल्युटली वर्ड है तो आपको प्रयोग आना चाहिए इसका. सिंपल है ये. देखो बच्चों, ये सब सिंपल है, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. ठीक है, लेकिन इनके प्रयोग हमें आने चाहिए ना. फेयरली का प्रयोग कैसे करना है आपका? फेयरली पॉजिटिव है ना आपका, ध्यान रखना. इट्स फेयरली गुड, लेकिन ये वेरी गुड से कम है. दैट्स राइट. मियरली, ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और इंटेंसिटी. डिग्री समझ गया आपका कितना गर्म है आपका. इट्स मियरली हॉट, इट इज मियरली कोल्ड. ये डिग्री बता रहा है कितना कोल्ड. रियली, अच्छा, ओके. इज रियली टॉल, कितना टॉल, रियली टॉल है. ऑल, fully, is fully grown. How much grown? Is fully grown. You know, scarcely, almost. एड और डिग्री बहुत काम आएंगे आपके, ध्यान रखना. लाइफ में एग्जाम में ग्रेटली का क्या प्रयोग होना है? मच, ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर का तो पूरी तरह से. हार्डली, श्योरली, बेयरली, ये सब डिग्रीज हैं. यूजली, इमेंसली, पूरी तरह से. ओनली, ओनली डिग्री बताता है. टोटली, डिग्री बताता है. He was totally wrong. How wrong was he? He was totally wrong. Considerably, डिग्री बताता है. इंटेंसिवली, इंटेंसिटी बताने के लिए बड़ी आपका इंटेंसिवली है ना. थोड़ा बहुत तो पार्टली, इट इज पार्टली क्लाउडी टुडे. इज अटरली रॉन्ग, इज रॉन्ग, इज अटरली रॉन्ग. इसलिए इसको इंटेंसिफाइड भी कहते हैं अटरली को. इनफ. मैं इनके सेंटेंस में आपको देता हूँ अभी. जस्ट, अभी rather, largely, rarely. कई जगह रिपीट मिलेंगे आपको ये वर्ड भी. होली, कितना होली मतलब पूरी तरह से. इज होली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स. तो कितना है डिपेंड, डिग्री, डिपेंडेंस की डिग्री, तो उसे होली लगा दो आप. कितना हॉट है, इट इज एक्सट्रीमली हॉट. इसे सेंटेंस देने की जरूरत भी नहीं है. दैट्स राइट. ठीक है, तो ये कुछ एक मैंने वर्ड लिख दिए हैं, इसमें और भी जुड़ सकते हैं आप. पढ़ते पढ़ते इकट्ठा करो आप. अगर मैंने कहा इज रिच, अब आपने कहना हो कि कितना रिच, तो मैं इसमें एक्सट्रीमली लगा सकता हूँ आपका. एक्सट्रीमली रिच, जस्ट रिच, जस्ट लगाओगे तो कम हो जाएगा. बस ठीक ठाक रिच है, मतलब ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो ये डिग्री है, डिग्री और इंटेंसिटी. मैं अटर का बता रहा था आपको. जैसे आपको कहूँ मैं आपको, he is wrong, तो wrong इसमें एडजेक्टिव है. और ये कहते हैं he is utterly wrong, तो पूरी तरह से गलत हो गया. तो wrong की डिग्री होगी utterly. ठीक है, utterly अपन कहते हैं it is utterly nonsense. it is nonsense, nonsense है. कितना नॉनसेंस है, बकवास है, पूरी तरह से बकवास है. इसके आगे अटल लगा दो. अटली बड़ा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है.
दे आर कॉल्ड इंटेंसिफायर्स, ठीक है। और अटर आपका एडजेक्टिव है, तभी तो एडवर्ब लगे एडवर्ब बना है आपका। ये चीज आपने सीखनी है, ठीक है। इंटायरली भी मैंने ऊपर नहीं लिखा हो, तुम लिख दो आप, ठीक है ना। He worked entirely for this company. ये डिग्री बता रहे हैं, इस कंपनी कितना काम किया, पूरी तरह से इसी कंपनी के काम किया, ठीक है ना। इसका अर्थ हो गया टू, है ना आपका, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट। ये इनके सवालों का जवाब देते हैं, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। फेयरली का मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि फेयरली पता है क्या सजेस्ट करता है, ये इम्पोर्टेंट है समझना आपको। इसका मीनिंग होता है लेस देन द हाईएस्ट डिग्री, ध्यान रखना। बस ये सेंस आपको इसका पता होना चाहिए। मेरा काम यही है कि जिसमें कन्फ्यूजन हो आपको अच्छी तरह से बता दें आपको, ठीक है, ठीक है। और ये ठीक है, मतलब इट व्हेन यू यूज फेयरली विद अदर एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, तो वो उसकी सेंस देता है कि ये ठीक है। जैसे आपको, अब किसने पूछा उसकी इंग्लिश कैसी है, तो मैंने कहा इसकी इंग्लिश इज फेयरली गुड। अब आपने इसका अर्थ समझना है कि वाकई उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो लेस देन द हाईएस्ट डिग्री है, यानी बहुत ऊंची डिग्री नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक ठाक है। इस इंग्लिश इज फेयरली गुड। अब समझ आ गया आपको, ठीक है। और अगर वेरी कहूँगा तो वो तो हायर डिग्री है, इस इंग्लिश इज वेरी गुड, दैट्स राइट। ये हाई डिग्री बता रहे हैं, इस इंग्लिश इज वेरी गुड। और इसे हाई डिग्री करना तो वेरी का आगे एक्सट्रीम लगा दो, वेरी के बाद में वेरी की जगह एक्सट्रीम लगा दो, इस इंग्लिश इज एक्सट्रीमली गुड। कंपैरिजन के लिहाज से लगाओ तो रादर लगा दो। तो ये है। जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, इफ आई से ही इज अ फेयरली गुड बिजनेसमैन, ठीक है। अगर फेयरली में क्वाइट ए गुड लगा दूं तो वो डिग्री बढ़ जाएगी उसकी, ही इज क्वाइट ए गुड बिजनेसमैन। बस आपने ये समझना है, क्वाइट ए गुड बिजनेसमैन का तो हो गया वो काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन है। फेयरली गुड है तो ठीक ठाक है, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। टू मैंने इसमें पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा, टू भी आपकी उसकी डिग्री है। टू नहीं लिखा था क्या मैंने, टू लगा दो। ये भी नहीं, सॉरी कहाँ गया है डिग्री वाला, अच्छा मैंने हाईलाइट नहीं किया उसको। टू है इसमें कि नहीं है, टू लगा लो। टू के बारे में मैंने आपको एक दो चीज़ें बतानी है। टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड। एक तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से करना। अगर किसी को आपने कहा आई लाइक यू टू मच, है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं तेरे को जरूर से ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना नहीं करना चाहिए मेरे को, इसलिए ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो आप लोगों, आपका आई लाइक यू वेरी मच, आई लव यू टू मच, आई लाइक यू वेरी मच, ये बोलिए आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर टू का इस्तेमाल कहाँ करना आपने, ठीक है। एक टू जोड़ता भी है, ध्यान रखना। जैसे किसी ने कहा कि भाई कोई बाजार जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तू भी चला, कह रहे हैं मी टू मतलब मैं भी, ठीक है ना, ठीक है। तो इस जब ये एडवर्ब होता है, ठीक है ना, तो उसका आपको प्रयोग ध्यान से करना है। अब मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको गौर से देखिए आप। इफ आई से ही इज टू रिच टू बाय अ कार, जैसे मैंने क्लास में शायद बताया भी होगा आपको, कई बार बताता हूँ, कई जगह जाता है, जहाँ आता हूँ वहीं समझा देता हूँ, तो मेरा कोर्स लंबा हो जाता है, मेरे को थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ठीक है ना।
गड़बड़ हो जाता है। इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, इसका पता मीनिंग क्या होता है। अगर आपने किसी सेंटेंस में टू का प्रयोग किया है और टू का जोड़ा टू है, टू टू, ध्यान रखना, ठीक है, तो उसकी करेक्टनेस जांचने के लिए आपको इसको सो दैट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी करेक्टनेस जांचने के लिए आपको सो दैट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सो दैट से कन्वर्ट करते समय टू वाला क्लॉज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कैसे, ही इज सो रिच दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। पता है सेंटेंस गलत क्यों हो गया? क्योंकि सेंटेंस आपका इलॉजिकल है। इलॉजिकल है इसलिए रॉन्ग हो गया। आर यू गेटिंग पॉइंट? क्यों, इसका अर्थ क्या होगा? वो इतना अमीर है कि कार नहीं खरीद सकता, बड़ी बेतुकी की बात हो गई है। अब तो इसका मतलब ऊपर टू रिच जो आपने इस्तेमाल किया है, टू का टू रिच टू बाय ए कार, वो गलत हो गया है ना। अब दो सवाल हैं इसके, एक तो इसको ठीक कैसे करें, तो टू का सही इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एक इसको ठीक भी कर लें पहले आप, है ना। तो ये इसने दो तरह से ठीक हो सकता है। या तो आप कहें ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार, और मैंने अगर उसमें इनफ नहीं लिखा है डिग्री में तो आप इनफ ही लिख दें। मुझे पता नहीं मैंने लिखा है नहीं लिखा है, टू तो लिखा था, सॉरी अच्छा टू नहीं अभी लिखा मैंने, है ना। आपका इनफ नहीं लिखा मैंने, इनफ लिख दो, देख लो मैं लिखा है लिखा है ना। ही इज रिच इनफ टू बाय, अब बिल्कुल ठीक है, अब तो सेंटेंस परफेक्ट हो गया। इनफ जो है ना बच्चों, इनफ एडजेक्टिव होता है तब हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे ही हैज इनफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्क, तो उसको इस काम का पर्याप्त अनुभव है, ठीक है। और इनफ एडवर्ब भी होता है, या इनफ आपका एडवर्ब भी होता है। जब इनफ एडवर्ब होता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है, बस ये आपने ये ध्यान रखना है, पहले एडजेक्टिव उसके बाद में इनफ, है ना। आपका ये इज टॉल इनफ टू रीच द सीलिंग, तो इतना वो लंबा है कि सीलिंग पर हाथ पहुंच जाएगा उसका, इज टॉल इनफ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। इनफ दोनों है, इनफ एडजेक्टिव है और इनफ आपका एडवर्ब है। इनफ एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो आप वो करें, इसको नाउन से पहले लिखें आप। जैसे आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ हाउस, उसमें पर्याप्त पैसा है, इसमें इनफ आपका एडजेक्टिव है। और वैसे भी इज रिच इनफ टू बाई हाउस, इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इज स्ट्रॉन्ग, इज इनफ स्ट्रॉन्ग मत बोलना, गलत हो जाएगा। इसमें इनफ आपका एडवर्ब है और वो स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है ना। है तो उसके पास ये, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, तो ये एडवर्ब ऐसा है जो वर्ब के बाद में आता है। इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। आई होप कि आपको इनफ का भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको ये मैं पूछ रहा था कि टू का ऊपर तो इस्तेमाल गलत हो गया, इज टू रिच टू बाय अ कार, ये गलत, इसको गलत मान लेना अपन, इज टू रिच टू बाय अ कार गलत हो गया, दिस सेंटेंस रॉन्ग, क्योंकि इसका ये सेंटेंस इलॉजिकल है। तो सवाल ये उठता है कि फिर आपने इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, तो इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है, इज टू पुअर, ठीक है, टू बाय अ कार। आप 100 देर से कन्वर्ट करके देख लो, he is so poor that he cannot buy a car, है ना। अब ठीक हो गया सेंटेंस। अब सेंटेंस लॉजिकल है, दिस सेंटेंस इज लॉजिकल एंड देयरफॉर करेक्ट। ये लॉजिकल है और इसलिए करेक्ट है, इसलिए ऊपर का सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। ये इसका सही इस्तेमाल हो गया। आप इसके कुछ सेंटेंस बनाओ, उनको बोलो आप ऐसे, ठीक है। He is too weak, चलो मैं सवाल बना देता हूँ, he is too weak या too strong to lift this box। ये लाइफ नहीं लिफ्ट था, सॉरी, ठीक है। अगर आपने ये कहना हो, अब टू लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग तो आ नहीं सकता आपका, टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि फिर आपका 100 दर से कन्वर्ट करोगे तो सेंटेंस ही लॉजिकल हो जाएगा। तो इसमें आपको
वीक ही लगाना पड़ेगा, इट्स टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, इसको इतना कमजोर है कि बक्से को नहीं उठा सकता, ठीक है, इट्स टू स्टूपिड टू सॉल्व दिस सिंपल सम। तो अगर आपको चॉइस मिले कि स्टूपिड की और स्मार्ट की, तो क्या लगाओगे, आपने अपने आप देखना है। तो ये सब सेंटेंस को बोलना पड़ता है ताकि एग्जाम में आपको टाइम ना लगे, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ आपके नेगेटिव उनको मैं एक साथ ही कराऊंगा आपको, ठीक है, तो वो मैं बाद में कराऊंगा। जिसमें इन्वर्जन था ना आपका, हार्डली, स्केसली, सेल्डम है, लिटिल है, ये मैं फिर आपको एक साथ कराऊंगा इनको, कि जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स नोवेयर है, तो इनको इन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी की चैप्टर में करा दूंगा, एडवर्ब का पार्ट है वो, ठीक है, तो मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो ये कुछ ही थे मेरे ख्याल से। अगले एक मुझे एक और बनाना पड़ेगा, पार्ट कौन सा था ये, पार्ट 4 था शायद, मैं भूल गया, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है तबीयत भी तो देखते हैं गाड़ी कब तक खींचती है, ठीक है बच्चों, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।